हेलो। हाँ सर, हेलो पुनः गीतांजलि। हाँ, पुनः आपका हाँ स्वागत है। हाँ। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बीच में मेरे रिदम को ब्रेक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर और मैं बात बात भी वही हो रही थी कि जो लोग अचानक ताल से बेताले हो जाते हैं और सुर से जो भटक जाते हैं, भटके हुए जो लोग हैं, तो मैं शुरू हो चुका हूँ। ठीक है। माफ़ी हेलो चाहती हूँ सर। गीतांजलि। सर मैं मजबूर थी, माफ़ी चाहती हूँ। कोई नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही तफरी ले रहा हूँ जी, जी। थोड़ा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वाला दे दो। हाँ सर। रिकॉर्डिंग का जी, जी। जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ओके करना है इसमें। ओके, कर दिया सर। हाँ, कर दिया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हर चीज में का अपना एक उसका द्वंद्वाद और डायलेक्टिसिज्म जो है, ये सिर्फ मार्क्स ने जो कह दिया है कि भौतिक द्वंद्वाद, वो क्या है? वो सिर्फ और सामाजिक या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अध्यात्म में, या किसी धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायलेक्टिसिज्म की बात ही नहीं है, बल्कि अभिनय अपने आप में एक द्वंद्वात्मक कला है। रंगमंच अपने आप में एक द्वंद्वात्मक कला है। उसके द्वंद्व को, अगर रंगमंच में द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस संगीत में भी वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वो द्वंद्व आएगा। और संगीत भी उस द्वंद्वाद से गुजरेगा। तो अब जैसे संगीत का द्वंद्वाद क्या है, बहुत लोगों के अंदर मैंने देखा, जहाँ भी मैं वर्कशॉप करने जाता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि सर मैं गा नहीं पाता हूँ। तो बहुत लोगों को मैंने देखा कि सचमुच वो गा नहीं पाता है, सुर में नहीं है। जो तथाकथित वो जो सुर की बात होती है, जी, सा रे ग म प ध, जी। उसमें वो गा लेता है, तो वो सुर में नहीं सुर उसका लग पाता है, तो समाज उसको खारिज कर देता है। और उसी प्रकार से या एक कलाकार वर्ग जो है, उसको हमेशा एक हेय दृष्टि से देखता है कि अरे ये तो बेसुरा है, अरे ये तो बेताला है। लेकिन रंगमंच, रंग संगीत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, वो जो बेसुरा बेसुरा है, वो जो बेताला है, उसके अंदर हम ताल और मात्रा की समझ कैसे पैदा करें। और वो थोड़ा भी अगर समझ लेता है, सुर में आने की कोशिश करता है, तो बहुत बड़ी बात होगी। और जो सुर में नहीं है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब तुम रो सकते हो, तुम जब हंस सकते हो, तो तुम बेसुरे कैसे हो? आदमी सुर में हंसता है, आदमी स्वर में रोता है। आपने रोने का सुना होगा, रोने की वैरायटी है, तरह तरह की अवस्था में रुलाई होती है। किसी को चोट लगती है तब रोता है, कोई किसी का कोई डेथ कर जाता है उसकी रुलाई देखिए। फिर जब कोई उसको चोट लगती है तब वो किस तरह से रोएगा, या खुशी की रुलाई होगी। तो रोने का भी बहुत वैरायटी है। तो वो तो सुर में ही रो रहा है ना, वो सारे रेजोनेटर्स जितने भी अपने हैं, वो सारे रेजोनेटर्स को के साथ वो रो रहा है या बोल रहा है। आदमी बोलता है तो आदमी रोता है, हंसता है, तो वो गा भी सकता है, वो गाता भी है। जानवर नहीं गा पाता है, लेकिन जानवर के की भी आवाज है। गायक को आप देखिए, जो जिस तरह से वो आलाप लेती है, तो उसके आलाप में कायरंती जी तो कहते हैं कि मैं जो डॉगी है, कुत्ते की आवाज में भी सुर तलाशने की कोशिश करता हूँ। तो जानवरों की आवाज जो है उसको सुनना चाहिए। और उस आवाज, जब जानवर के पास गा तो नहीं सकता है, लेकिन उसके पास ध्वनि है, स्वर है, शब्द नहीं है उसके पास। तो जो शब्द या वाक्य जो हम उसका विन्यास, वाक्यों का विन्यास हम जब कर सकते हैं, तो जानवर नहीं कर सकता है। तो जानवर नहीं गा सकता है, लेकिन आदमी गा सकता है, क्योंकि आदमी रोता भी है, हंसता भी है। तो ये जो द्वंद
ये जो कॉम्प्लेक्स है कि मैं सुर में नहीं हूँ, और मैंने बड़े बड़े एक्टर को देखा है जो सचमुच वो गाना नहीं गा पाता है, लेकिन अभिनेता वो कमाल का है। तो मैंने ये एनालिसिस किया कि आखिर वो इतना अच्छा अभिनय कैसे कर पाता है, लेकिन वो गाना नहीं गा पाता है, तो उसकी आवाज़ नहीं ठीक है, या लय से बेलय हो जाता है। लेकिन उसके जब अभिनय करता है तो वहाँ पर पूरी तरह से लय में है, और पूरा सुर में, सुर लय के साथ वो अपना उतार चढ़ाव, उसका जो भी है इमोशंस का खेल क्रिएट करता है। तो जब इतना वो कर सकता है तो इसका अर्थ है कि संगीत है उसके पास, तलाश करने की आवश्यकता है। और अगर जिंदगी भर वो नहीं भी गा पाता है तो उसके बावजूद क्या फर्क पड़ता है, हमें उसके बेसुरा होने को, उसको हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि हमें उसको प्रोत्साहित करके उसको एक नोट दिखाना है कि देखो तुम्हारा ये नोट है, इस नोट पर से ये जो सुर है, नोट है, सा हुआ या माइनर, जो भी सी है, सी फ्लैट है, ए है, बी है, जो भी एक सारे मध्यम से गाते हो, पंचम से गाते हो, जो भी कोई एक सुर उसको पकड़ा दीजिए, और उसके बाद उसको उसी पे उसको कहिए कि आप प्रयास करो, क्योंकि तभी वो धीरे 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 उसके अंदर शायद समझ आने लगे और वो गाना गाने लगे। और ताल को लेकर मैंने वही एक बात, जो बात में छूट गई, कि ऐसे इस तरह का एक रंगमंच संगीत को लेकर एक वर्कशॉप करने की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत दिनों से, कि जो बेताला है और जो बेसुरा है, इनको लेकर एक म्यूजिकल प्ले करेंगे, और इनकी ताल को हम खोजेंगे, तलाश करेंगे कि ये किस, इनका क्या है, क्यों ये बेताला है। जो बेताला होता है तो उसका साइकिक, उसका जो मनोविज्ञान है वह भी उसके साथ काम करता है। जो सुर में जो होता है उसका जो मनोवैज्ञानिक, उसके जो पक्ष हैं, उसकी पर्सनालिटी के या उसके सोच के, तो वो कहीं ना कहीं अगर बेताला आदमी, उसका मनोविज्ञान क्या है, वो जब बेताला आड़ा उसका ताली लगता है, सुर लय में, सारे लोग लय में बजा रहे हैं, वो आड़ा तिरछा कुछ ऐसे पटांग सा हरकत करता है संगीत में, तो उसका मनोविज्ञान क्या है, उसकी उस जब तक उस पूरे मनोविज्ञान को नहीं आप समझेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब जाकर वो बात, उसके बचपन से उसकी कहानी को समझने की कोशिश होनी चाहिए कि क्या था तुम्हारे अंदर, तुम कैसे किन किन लोगों के साथ रहे, तुम्हारा किस तरह का माहौल रहा बचपन से, क्या तुम बचपन में बहुत ही, जो बच्चा खेलता कूदता बहुत है, उछलता कूदता है, हल्ला करता है, हंगामा करता है, रोता है, उसके पास स्वर ऑटोमेटिक, उसका जो वोकल कॉर्ड है वो खुल जाता है, और वो गाना भी गा लेता है, और वो स्वर में ठीक रहता है। तो अगर ऐसे लोग जो नहीं गा, जिनकी आवाज़, तो उनका जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को समझना बड़ा ज़रूरी है, और उसको समझकर तब उसके बाद उसको डील करना, एक तरह से थेरेपी का काम करना, जो रंग संगीत का भी काम है, कि एक म्यूजिक जो है आपको थेरेपी का भी काम करता है, कि कैसे उसको उसके पूरे व्यक्तित्व को जानकर, उसका पूरा कैरेक्टराइजेशन जो उसका है, चरित्र है, उसको आप समझ के, और उसके मनोविज्ञान को समझ के, उसकी मनस्थिति को समझ के, फिर उसके मुताबिक फिर उसके साथ आप संगीत को आप ट्रीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये है। और नाटकों में बहुत सारे टर्म्स है, उस टर्म्स की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे लोग कहता है कि मुझे ग्रैंड फिनाले, तो अंत लोग कहता है कि डायरेक्टर भी बोलता है मुझे कि ग्रैंड फिनाले करना है, जितने, तो अंत में क्या होता है, एक्टर आता है या कर्टन कॉल जब होता है, उस वक्त का म्यूजिक क्रिएट करने के लिए भी अलग से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। वो नाटक से इतर भी हो सकता है, और या नाटक के मूड के साथ भी आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने वो मूड म्यूजिक हुआ, ट्रांजिशनल म्यूजिक हुआ,
उस पर बात हम लोगों ने की। उसके साथ साथ मूड इंटरप्रिटेटिव म्यूजिक की बात की। रिप्रेजेंटेटिव म्यूजिक भी होता है जो रिप्रेजेंट करता है प्ले के की शैली को, किस वक्त का नाटक है, किस अवस्था का नाटक है, तो उसको भी देखते हुए इंस्ट्रूमेंट तय करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर इस शैली का नाटक है तो इसमें इस तरह का इंस्ट्रूमेंट अगर इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से अब आप देखिए कितनी बोलियां हैं अपने पूरे देश में, उन बोलियों का अलग संगीत है। हर बोली में आप जाएंगे तो उसका जो एक्सेंट है, उसकी जो टोनल क्वालिटी है, उसकी जो मेलोडी है, वो संगीत है बेसिकली। उन और अथाह है, मतलब कहा गया है कि हम लोग बहुरंगी या बहुविध संस्कृति वाले देश के लोग हैं, और इतनी सारी वैरायटी है हमारी बोलियों में, हमारी भाषाओं में। उन भाषाओं की तरफ भी हमें, उन बोलियों को भी सुनकर, और उसका जो टोनल क्वालिटी है, उसका जो म्यूजिक है, या उसकी जो मेलोडी है, या उसका एक्सेंट है, उसको सुनने की कोशिश करना चाहिए। और वो जब आप गाना बनाते हैं, कंपोज करते हैं, उस वक्त वो बहुत काम आता है, और उस वक्त वो आपको काफ़ी सहारा देता है। उस वो जो आवाज़ है वो संगीत है। इसी प्रकार से आप देखें कि फेस्टिवल की भी बात हो गई, बोलियों की बात, बोलियों में भी अलग अलग शैलियां हैं। हर प्रांत की, हर जगह की अलग अलग लोक शैलियां हैं। नाटक की शैली है, गायन की शैली है, नृत्य की शैली है। तो उन शैलियों को भी नज़दीक से देखा जाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और उन शैलियों को ज़रूरी नहीं है कि आप सुनकर और उसका प्रयोग कर लें तुरंत, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके कान में साउंड या ध्वनि या संगीत या बोलियों का जो संगीत है, जानवरों का संगीत है, चिड़ियों का संगीत है, आदमी का जीवन में जो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जो इफेक्ट पैदा करता है, संगीत पैदा करता है, ये सारी चीजें आपके कान में, या एक जो वो थैली है ज्ञान की थैली जिसे बोलते हैं, और बंसीदा हमेशा बोलते हैं कि रिपर्ट्रुआ की बात करते हैं, और बंसीदा की एक ऐसी ज्ञान की थैली जिसमें बचपन से लेकर और आज तक का क्या जो अनुभव है, वो अनुभव आपके, मतलब आपकी स्मृतियों में होना चाहिए। तो कान में जो है आपका सुनने का जो ये है यंत्र है, उसको आप कितना मजबूत कर पाते हैं, उस सुनने की ज्ञान की थैली में, उस रिपर्टोरा में कितना कुछ आपने जमा किया हुआ है। और जैसे ही आप रचना कर्म की तरफ जाते हैं, रचनात्मक होते हैं, चाहे अभिनेता के रूप में, डिजाइनर के रूप में, वो जो कुछ भी स्मृतियों के में है, आपके कानों में है, जो आवाजें, साउंड्स, वो सब किसी न किसी बहाने वो निकल के आता है, और वो हम सब ने उसको महसूस किया है। तो ये बोलियों का जो है ना रंगमंच, खासकर आप रूट्स में जाएं, अपने रूट्स में जाइए, और उसमें जाकर संगीत कमाल का वैरायटी है संगीत के अंदर। और लोक शैलियों के ऊपर शास्त्रीय शैलियों में चले जाइए, वहां भी है। नहीं समझ में आता, नो प्रॉब्लम, मत समझिए कौन राग रागनी है, लेकिन आप सुनिए, तो अपने कान को मजबूत करिए। और मुझे बहुत सारे राग रागनियों की समझ नहीं है, मुझे सुनता हूँ जरूर, और सुनकर, और जब मैं कोई गाना बना लेता हूँ, बाद में लोग कहते हैं ये तो इस राग का है। तो अनिल बैठा हुआ, अनिल मिश्रा सुन रहा है, अनिल से मैं पूछता हूँ कि यार ये किस राग में बन गया, तो अनिल कहता है कि भैया इस राग में है, इस राग में। हेलो, हाँ, या अंजना जी भी बैठी हैं, तो वो तो विदुषी हैं संगीत की, तो वो विधिवत उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। इस तरह से मैंने कभी कोई प्रभाकर, दिवाकर, ये सब जो होता है, मैंने नहीं किया है। मैंने अपने पिताजी, मेरे घर में मेरी माँ संस्कार गीत गाती थी, उन संस्कार गीतों को बचपन से हमने सुना है, लोरियां सुना। हेलो, जी जी सर, मैं ठीक बोलूँ ना, कंटिन्यू हाँ करूँ ना? सर, हाँ सर, सभी सुन हाँ रहे हैं। हाँ, तो जो बोली
मैं माँ की गोद में जब पहली बार होश संभाला तो माँ संस्कार गीत गाती थी, लोरी सुनाती थी। और संस्कार गीत यानी कि शादी ब्याह के मौके पे जो गाने गाए जाते हैं, अलग अलग विधियां जो होती हैं या रिचुअल्स हैं शादी ब्याह के, हर रिचुअल्स का अलग अलग। तो उन सारे गानों को सुन सुनकर मैं थोड़ा बड़ा हुआ। फिर पिताजी क्या करते थे कि उस गानों को बिगाड़ देते थे। उनके माँ गाती थी और फादर उसको बिगाड़ देते थे। तो माँ पिताजी में नोक झोंक होती थी, क्रिएटिव नोक झोंक थी, ये क्या आपने कर दिया, गाना तो ऐसे था और आपने इसको बिगाड़ के उसका रूप ही बिगाड़ दिया। तो ये जो दरअसल मेरे फादर रूप को बिगाड़ नहीं रहे थे बल्कि उसका विस्तार कर रहे थे, उस धुन का, उस पारंपरिक जो गीत थे उसका वो विस्तार कर रहे थे। तो बचपन में मैंने ये दोनों मतलब जो पारंपरिक शैलियां हैं, जो भैया पारंपरिक। भैया उदाहरण देके समझाइए, बहुत अच्छा समझाते हैं उदाहरण देके। अच्छा, तो बहुत नहीं वो हाँ, अभी तो एक आंटी आंटी जो गाती थी और अंकल जो गाते थे, उसका एक उदाहरण दीजिए हाँ ना। हाँ, तो वो बताता हूँ, आता हूँ मैं। जैसे कजरी है, माँ गाती थी, ए हरी हरी दतुवन तूड़े गईली कवन बगिया हरी। आवाज अभी ठीक नहीं है हमारी। ए हरी हरी दतुवन तूड़े गईनी कवन बगिया हरी। इतना पिताजी अपना हारमोनियम पे बैठ गए, ए हरी हरी दतुवन तूड़े हरी हरी दतुवन तूड़ गैनी एक वन बगिया हरी। हरी 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 हरी। अब हरी हरी किए हुए हैं तो लंबा चल रहा है उनका। तो इस पे माँ कि आप तो यही सब करते रहते हैं, हम गाते हैं कुछ, आप कर देते हैं कुछ। तो ये जो थोड़ा उसको शास्त्रीय रूप या क्लासिकल रूप दे रहे थे या उसको खेल कर रहे थे उसके साथ, तो ये बचपन में मैंने मतलब इसको देखा, महसूस किया। और शायद रंग संगीत मेरे लिए इतना में काम आया जब नाटक से मैं जुड़ा। तो अब मैं पिताजी द्वारा जो किए गए थे, हरकत की गई थी, उसको मैं तोड़ने की कोशिश करने लगा। फादर जो करते थे, माँ की चीज़ों को फादर बिगाड़ते थे और मैं फादर की चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश किया। और नाटक में जो प्योर आर्ट नहीं है संगीत, ये अशुद्ध कला है। इसमें जैसे शास्त्रीय संगीत बिल्कुल शुद्ध है, राग रागानियों पर आधारित होता है। कोई भी लोक संगीत पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का वो एक उसका भी एक फॉर्म निश्चित है। उसी प्रकार से सिनेमा का संगीत हो, सुगम संगीत हो, भजन हो, गजल हो, नाटक बिल्कुल जिसको कहते हैं अप्लाइड आर्ट है। वो तमाम जितनी भी गायन की शैलियां हैं, चाहे वो सिनेमा का संगीत हो, चाहे वो गजल हो, चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो, या तमाम इस तरह की चीजें हों, उन सारी चीजों को मिलाकर, उनको लेकर और तब एक तरह का एक सिंथेसिस जिसको कहते हैं कि उसको मिश्रण करके और तब एक नया संगीत, एक नई भाषा बनाने की कोशिश होती है। तो इसलिए हम लोगों को जब तक हम सुनेंगे नहीं, तरह तरह के जितने भी संगीत है जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम कैसे क्रिएट करेंगे। और हमें सुनना बड़ा जरूरी है। उसी प्रकार से आप देखो इंस्ट्रूमेंट में कितना वैरायटी है कि ढोलक ताल वाद्य है, देखो चर्म वाद्य, जिसमें कि ढोलक का जो टोनल क्वालिटी अलग है और तबले का अलग है। ये दोनों का फर्क हमें जानना चाहिए। या पखावत जब बजाएंगे तो उसकी अलग क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी, और जब नगाड़ा बजेगा तो वो अलग होगा, उसकी जो टोनल क्वालिटी होगी। उसी प्रकार से
स्ट्रिंग वाद्य की तरफ आप चले जाइए तो सितार अलग है, वो अलग एहसास देता है, तो और सारंगी अलग एहसास देता है। तो उसी प्रकार से जब आप ये वायलिन बजाते हैं तो उसका अलग टोनल क्वालिटी है, उसका अलग एहसास, अलग तरीके की फीलिंग देता है, अलग तरीके का वो चरित्र। एक तरह से वो हमारे लिए जैसे ही बजता है सितार तो खास तरह का एक अंदर से एक कोई एक कहानी छोटी सी वो आपके अंदर आ जाती है और आप उस पर रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। उसी प्रकार से आप फूंक वाद्य पे जाइए तो जितने भी तरीके का फ्लूट अलग है, तो शंख की आवाज अलग है, जो फूंक से जो निकलती है, जो आवाज है, चाहे वो बैक पाइपर सुने आप उसका अलग है, और भी जितने भी फूंक यंत्र हैं, तो इन सबों मतलब हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी, चाहे वो चर्म वाद्य हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो या फूंक वाद्य हो, या वो जो घन वाद्य जिसको बोलते हैं, कंसी अलग है तो घुंघरू की आवाज अलग है, उसकी आवाज की क्वालिटी अलग है, तो वो जो मजीरा बजता है उसकी अलग है। तो ये जो अलग अलग जो स्वर है, धुनें हैं, अलग अलग ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों को क्या हमने कभी सुनकर और वो क्या कह रहा है वो हमने महसूस करने की कोशिश अगर की है तो बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। आप देखोगे कि नाटक शुरू होने के पहले, म्यूजिकल नाटक है, तबला वाला अपना तबला मिला रहा होता है सुर में, और एक्टर सब वहां हल्ला करेगा बैठ के। एक्टर को ये नहीं मालूम है कि जिस हम म्यूजिकल नाटक करने जा रहे हैं, तबला मिलाया जा रहा है और वहां पे एक्टर उसको सुनता नहीं है, क्योंकि उसको तुरंत उसी सुर में नाटक गाना उसको होना है, शुरू करना है, या नाटक का नोट तय करेगा। जिस नोट में वो तबला तैयार हो रहा है वही नाटक का असली नोट है, तो वो नहीं सुनते हैं एक्टर। तो मुझे लगता है कि सुनना चाहिए कि वो जो सुर मिलाया जा रहा है वो सुर को कैसे मिलाता है एक वादक, और नीचे का सुर फिर वो ऊपर उठाता है, फिर नीचे गिरता है सुर। तो ये जो संगीतकार अपने ताल वाद्य यंत्रों को जिस तरह से ट्यून करता है, उस ट्यूनिंग को भी एक एक्टर को एक रंग सुनना चाहिए, डिजाइनर को, किसी को भी सुनना चाहिए, महसूस करना चाहिए, समझ में आए या ना आए, लेकिन कान में वो आवाज जरूर आपके आना चाहिए। तो इतनी सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न भी होंगे अगर कोई कुछ पूछना चाहता है। और वो जो डायलेक्टिक्स की बात मैंने की थी उसका विस्तार भी मैं करना चाहूंगा। जी बंसीदा। आपके लिए फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया। आप पार्लियामेंट में पूरे 500 एमपीज के साथ एक पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो सब बेसुरे और बेताले हैं। चलिए, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि अगर ये मौका मुझे मिलेगा तो वो जितने बेसुरे बेताले हैं ना, तो वो तो उनको सचमुच की ट्रेनिंग चाहिए। कितना गंदा स्पीच बोलते हैं ये लोग, कितना अशुद्ध बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इनका ओरिएंटेशन उनके स्पीच से शुरू होनी चाहिए कि स्पीच अच्छा बोल लो, कैसे बोला जाता है, शुद्ध कैसे बोला जाता है, कहाँ पर मित्रों। तो ये खास तो हर मुझे तो लगता है कि वो बहुत जरूरी है जो आपने कहा कि पार्लियामेंट में जितने भी बेसुरे बेताले लोग हैं, इन सारे लोगों को अगर मौका मिल जाए तो हम लोग मिलकर उनको ठीक कर देंगे, उनकी आवाज ठीक कर देंगे, पूरा स्वरूप बदल जाएगा। थैंक यू। सर एक प्रश्न है मेरा। कौन? अनिल बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोलो। मैं बहुत पीड़ित हूँ इससे। माइक से अलग होके बोलो, माइक से अलग होके। हाँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ इससे। एक तो आपने हमारा कष्ट अभी क्लियर कर दिया कि जब हम ट्यून करते हैं तो बहुत सारे लोग शोर मचाते हैं, वो तो खैर हमेशा हम झेलते हैं उससे। दूसरा पीड़ित हूँ, कभी कहीं म्यूजिक करने गए तो कोई डायरेक्टर बोलता नहीं यार कुछ वैसा चाहिए,
तो वो वैसा क्या है आज तक समझ में नहीं आया, कृपया बताएं क्या है वैसा। नहीं यार कुछ वैसा चाहिए यार, अब वैसा क्या है आज तक समझे में नहीं आया। वो एक्टर असल में डायरेक्टर भी चूंकि वह भी एक भाषा या कुछ खोज रहा होता है, वह भी भटक रहा होता है, उसके सामने भी कोई स्पष्ट कोई ये भाषा है नहीं, मतलब स्पष्टता उसके अंदर नहीं होती। जब वो शुरू में क्रिएशन में जब होता है, वो चूंकि क्रिएट कर रहा होता है, तो वो उसको आपने सुनाया। मैंने भी बहुत सारे निर्देशकों के साथ काम किया है और मैंने करना छोड़ दिया, क्योंकि ये जो टर्म है कि संजय ये तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ और सोचो, कुछ और, मतलब कुछ और क्या। तो ये दरअसल उस डायरेक्टर का भटकाव है, और डायरेक्टर कुछ खोज रहा है, कुछ सर्च कर रहा है, कुछ और चीज चाह रहा है आपसे क्रिएट करवाना। और आप और मुझे लगता है कि ये जो कुछ और जो है ना, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए आप जो करते हो, अंत में आपको अपना डिसीजन देना होगा बतौर कि ये हमने बनाया और ये जा रहा है, इस मूड के साथ जा रहा है। चूंकि हम लोगों ने रंगमंच की पढ़ाई की है, तो उसमें सारा रंगमंच के जितने भी जो किताबें हैं छोटी मोटी, उसको भी पढ़ा है, नाटक भी देखा है, किया भी है, डायरेक्ट भी करता हूँ। तो मैं इस कहने की स्थिति में रहता हूँ कि जो भी डायरेक्टर कि सर ये जो बन गया, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही सटीक है, जो मैं जैसा चाहता हूँ वो बन गया है। आप इसको, और बाध्य भी करना पड़ता है कि नहीं यही रहेगा। और कभी कभी आप डायरेक्टर को ये करने के लिए, डायरेक्टर चूंकि सुप्रीम होता है, तो वो जो चाहता है उसको करना पड़ता है। संजय भाई। जी संजय भैया। हाँ संजय भैया, फिर आप सब इतने गुणीजन है, तो मुझे खाली एक इतना सा पूछना है कि कभी कभी म्यूजिकल प्लेज या प्लेज में जो म्यूजिक देखते हैं, तो म्यूजिक की ध्वनियों में जो नाटक का कथ्य होता है वो कभी कभी दब जाता है, तो इसको कैसे सामंजस्य या तालमेल रखा जाए? कथ्य कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, और म्यूजिक जो है मतलब सबऑर्डिनेटिंग होता है, कोई भी मतलब सपोर्टिंग है। मतलब चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे डिजाइन हो। लोग कहता है सिर्फ ये संगीत की ही बात नहीं है कि डिजाइन ऐसा हावी हो गया कि अभिनेता छोटा हो गया, या कथ्य उसका हाथ पर हावी हो गया डिजाइन। तो यही बात संगीत के साथ भी है, हावी तो नहीं होना चाहिए। अगर वो हावी होता है तो जो प्योर म्यूजिशियन होते हैं, जो प्योर म्यूजिशियन, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जिन्होंने कभी एक्टिंग से मतलब नहीं है, रंगमंच से मतलब नहीं है, थिएटर से मतलब नहीं है, और वो प्योर म्यूजिशियन है, अगर उनको आप प्ले डायरेक्ट करने की, म्यूजिक डायरेक्ट करने के लिए देंगे, तो वो पूरे प्ले में उस तरह की कोशिश करेंगे कि हावी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे जैसा जो हमने निर्देशन में पढ़ाई की है और रंगमंच को जानता हूँ, और संगीत अगर करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो आपने जो खतरा बताया कि जिसकी वजह से हावी हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए हावी, और मैं होने नहीं देता हूँ, कोशिश करता हूँ। और जहाँ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि उसको, कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो नैरेटिव्स जो मतलब दर्शकों के सामने क्रिएट करना चाहते हैं, वो जरूर निकल के आए अभिनेता के माध्यम से, अभिनेता के माध्यम से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब तो सपोर्टिंग आर्ट है, मतलब एलिमेंट है, म्यूजिक हो चाहे और सारी जो चीज़ें हैं, एक चरित्र की तरह है, एक यह भी अपने एक तरह से कैरेक्टर की तरह उस पूरे नाटक में ट्रैवल करता रहता है, उसको हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर होता है तो वो गलत है। और कुछ? सर नमस्कार। मैं अमितेश शर्मा, ग्वालियर कला समूह से।
सर जी, जैसे कि जब हम ऑडिशन देते हैं एमपीएसडी या एनएसडी में, तो उसमें गाने का कितना महत्व होता है कि मतलब गाना आना चाहिए तभी उसको सिलेक्ट किया जाता है, ऐसा कुछ है क्या कि जब वो स्वर में है? हाँ हाँ, माइंडसेट तो यही है कि स्वर में होना चाहिए और लय में होना चाहिए उसको, ये अच्छा स्पीच बोलने वाला होना चाहिए, अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, डिक्शन अच्छा होना चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। तो ये तो एक ये देखा जाता है कि ये ट्रेनिंग के लायक है या नहीं, या इसको जब ट्रेनिंग दी जाएगी आने वाले समय में तो जल्दी पिकअप करेगा और ज़्यादा अच्छे से इसका बेसिक फंडा क्लियर है, तो इसको हम ट्रेंड कर सकते हैं। लेकिन जो लड़का बेसुरा और बेताला है तो ऐसे लोग अक्सर छट जाते हैं, उनको छांट दिया जाता है। तो इसलिए छांट दिया जाता है कि उस पर मेहनत करनी होगी, उसको फिर अलग से वो पूरे समूह में सारे लोग ग्रुप में लय वाले हैं और सुर वाले हैं, और उसमें एक लड़का अगर बेसुरा बेताला अगर आ गया तो जो सिखाने वाले होते हैं या जो टीचर होते हैं उनको दिक्कत होती है या पूरा। तो इसलिए कोशिश ट्रेनिंग में तो यही होता है कि आपके अंदर बेसिक्स फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैं अगर बात जो कर रहा हूँ कि जो सुर और सुरीले और बेसुरे और बेताले जो लोग हैं, ये एक सर्च का विषय है, शोध का विषय है, और उस पर काम करना चाहिए हम जैसे लोगों को। और हम लोग आने वाले दिनों में बहुत सारे पार्लियामेंट, जैसा कि बंसीदा ने कहा कि पार्लियामेंट, चूंकि बंसीदा तो बड़ा ही विनोद प्रिय आदमी है, हमेशा वो कोशिश करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा है, तो हंसाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोग बेसुरे हैं, बेताले हैं हमारे समाज में, और उनको हम हेय दृष्टि से देखते हैं, उनको अक्सर हम इंटरव्यूज वगैरह में उनको हम छांट देते हैं। तो ये एक शोध का विषय है, जिस डायलेक्टिसिज्म की मैंने बात की थी संगीत को लेकर, उस पर शोध किया जाना चाहिए। और मैं भी आने वाले दिनों में अगर मुझे मौका मिलता है इस तरह के लड़कों को लेके काम करने का, तो मैं करना चाहूँगा। शायद मेरे अंदर जो एक दिमाग में ये बना हुआ है कि यही संगीत है, यही म्यूजिक है, शायद मेरा भी उसमें टूटे, मुझे भी टूटना चाहिए। एक बेसुरा आदमी का क्या लय है, किस लय में वो ताली बजा रहा है, किस लय में वो जा रहा है, ये हमारे लिए भी एक शोध का विषय है। और वो बेसुरा जो है, बेसुरापन में गाए चले जा रहा है और सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन वो गा रहा है, लेकिन उसका भी एक स्वर है, उसका भी एक, उसको हमें पकड़ना चाहिए और समझना चाहिए। ये शोध का विषय है। और गाना होना मत बोलना गाने के लिए, क्योंकि मेरी आवाज अभी तक ठीक नहीं हुई है, और अभी बानगी मैंने दिखाई थोड़ी सी, तो उससे पता चल गया होगा तुम लोगों को कि आवाज मेरी अभी तक खुल के नहीं। और एक रंग संगीत का अंजना जी होंगी, मैं रहूंगा, कुछ ऐसा एक 2-3-4 जो म्यूजिक के लोग, जो समझदार लोग हैं या जो लोग भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल कर कुछ इस तरह का एक प्रयोग किया जाए। अनिल मिश्रा है, तो अनिल, तो मैं अनिल को प्योर म्यूजिशियन मानता हूँ, लेकिन प्योर म्यूजिशियन के साथ साथ वो थिएटर, उसने कम से कम 20-25 साल से वो थिएटर भी कर रहा है, तो थिएटर को समझ गया है। तो अब मुझे लगता है कि रंग संगीत की समझ अनिल मिश्रा में भी आ गई है और बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो अनिल जैसे लोगों को भी लेकर, अनिल आप वो बात समझ गया है जी जी, अनिल वो वैसा वाला म्यूजिक वो समझ गया है, जैसा मतलब वो प्योर ये नहीं है क्या, मेरासी नहीं है। और वो कहता है ना कि वो पूछते हैं कि पैसे वाला कुछ करो, वो दरअसल उसका ये प्रश्न नहीं है, वो तो ये समझ ही गया है कि थिएटर में पक्ष कहा जाएगा। वो करते करते
करते करते बहुत बार, कितने नाम बताना उचित नहीं है, बहुत सारे डायरेक्टर्स, मैं तो आपके साथ कितनी बार काम किया, आपके निर्देशन में मैंने म्यूजिक किया है, लेकिन आपने बिल्कुल फ्री छोड़ा, संजय करो, खुल के करो, और मैंने किया, और जहां मुझे आपको लगा कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आपने काटा भी है। तो ये अलग बात है, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो बिला वजह, अरे कुछ तो आप उसको टिप्स दीजिए ना, कुछ तो उसको लाइन पकड़वाइए कि संजय इस लाइन पे, पैटर्न पे हम जाना चाह रहे हैं, या हम मेलोडी चाह रहे हैं, या मेलोडी नहीं एकदम कॉर्ड प्रधान हम कुछ चाह रहे हैं, या सिर्फ इस तरह की चीज चाह रहे हैं जो बिल्कुल ही मॉडर्न हो, आज की तारीख में जिस तरह से म्यूजिक होता है, आज का म्यूजिक हो। तो कुछ तो हमें टिप्स मिले तो जिससे हम उसको लेकर आगे बढ़े। वो शायद इसलिए है क्योंकि हमने म्यूजिक को सपोर्टिव आर्ट फॉर्म माना है। दरअसल म्यूजिक मेरे हिसाब से थिएटर में उतनी ही, मतलब वो एक तरह से लैंग्वेज है, जैसे शब्द लैंग्वेज है, जैसे डिजाइन लैंग्वेज है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि थिएटर इज अ मल्टीपल लैंग्वेजेस का कोलाज है वो, जिसमें म्यूजिक की उतनी अहमियत है जितनी की शब्द की है। जब आप म्यूजिक को छोटा समझोगे तब ये सवाल पूछा जाएगा कुछ ऐसा करो या ऐसा मत करो। जब तक उसको इक्वल आप वो नहीं देंगे राइट, या इक्वल उसकी जगह नहीं बनाएंगे, तब तक यही होता रहेगा, इसी तरह के सवाल पैदा होंगे। देखो म्यूजिक डायरेक्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डायरेक्टर है या जितना प्ले राइट है। इसीलिए मैंने म्यूजिक करना छोड़ दिया कि मैं अपने प्ले में करूंगा, या हमारे लाइक माइंडेड जो डायरेक्टर हैं उनके साथ अगर बात करना होगा तब करूंगा, वैसे लोगों के साथ नहीं करूंगा जो बिला वजह आपको परेशान करते हैं कि ऐसा ऐसा, और उन खुद भी वो नहीं जानते। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसा डायरेक्टर जो खुद ही बेताला बेसुरा है और वो अपने म्यूजिक डायरेक्टर से कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, तो वैसी स्थिति में वो बड़ा हास्यास्पद सी भी स्थिति हो जाती है। तो अच्छा है कि ऐसे लोगों के साथ काम मत करिए, और वैसे लोगों के साथ काम करिए जो लाइक माइंडेड लोग हों, जो आपके विचारों को, आपके अंदर की चीज़ों को समझते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है। तो सही कहा आपने कि थिएटर एक चरित्र की तरह, लैंग्वेज की तरह है, और उसकी भी उतनी ही भूमिका है जितनी और एलिमेंट जितने भी हैं, चाहे डिजाइन हो, चाहे और सारी चीजें। अभिनेता को संवेदनशील बनाता है संगीत, अभिनेता के अंदर के की जो भावना है उसको और एनरिच करता है, उसको और आगे लेकर जाता है, बढ़ाता है, उसको एक तरह से क्रिसेंडो बनाता है उसके पूरे संवाद। डायरेक्टर बोलता है कि बोलते 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 क्रिसेंडो कुछ खड़ा करो, तो उसको एक सपोर्ट पीछे से म्यूजिक देता है जिससे कि वो आगे लेकर अपने संवाद को जाए और अपना क्लाइमेक्स पे ले जाकर। तो संगीत बड़ा ही इम्पोर्टेंट है रंगमंच के लिए, और सिर्फ इसको गाना बजाना ना मान के, बल्कि स्वर, ध्वनियों आदि पे हमें और भी खोज करना चाहिए। तो और कोई प्रश्न है? जी भैया। हाँ, जी बोल रहे। जी भैया, वो साइलेंस छूट गया। साइलेंस की क्या भूमिका? जी, साइलेंस की क्या भूमिका है म्यूजिक में? अभी मैं कुछ दिन पहले ही बोल रहा था कि मान लिया बारिश हो रही है, बाहर में बारिश हो रही है, आषाढ़ का एक दिन मान के चलो, कोई जरूरी नहीं है कि हम बारिश का वो इफेक्ट पैदा करें पीछे से रिकॉर्डेड म्यूजिक के द्वारा या लाइव म्यूजिक के द्वारा, या कोई भी एलिमेंट बिल्कुल ही शांत है और सिर्फ मल्लिका या अंबिका वो खिड़की के पास जाएगी और मतलब और ऐसा अभिनय करेगी जैसे पता चल जाए लोगों को कि अरे सचमुच बारिश हो रही है। तो वो साइलेंस जो है वह भी संगीत का सबसे इम्पोर्टेंट। कहा गया है कि संगीत जहाँ शोर होगा वहां से भाग जाएगा और सीधे कहीं कोने में चला जाएगा, एकांत में चला जाएगा जहाँ कोई शोर नहीं है। संगीत वहां जाकर चुपचाप वहां जाकर
अपने अस्तित्व की तलाश करता है। जहाँ भी भीड़ भाड़, हंगामा, मारपीट, म्यूजिक को कहा गया है अहिंसक कला। हिंसा है ही नहीं है। जहाँ हिंसा होगी, जहाँ इस तरह का मार धाड़ ये सारी चीजें होंगी, वहाँ शोर हो जाएगा, क्यास हो जाएगा, संगीत वहाँ से भाग जाएगा। वो हमारे एलिमेंट, हम वो शोरगुल, वो दंगा फसाद का कोई सीन करना है, क्रिएट करना है, तो हम उसके लिए तो ठीक है कि हमें शोरगुल और ये सारी चीजें चाहिए, वो हम करेंगे। लेकिन संगीत, हाँ, लेकिन संगीत जो है साइलेंस में ही, रात में हारमोनियम वाला 2 बजे रात में ट्यूनिंग करता है, क्योंकि 2 बजे पूरी दुनिया जब सो रही होती है तो साइलेंस रहता है, संगीत वहां रहता है। तो शोरगुल में संगीत, हम लोग भी जब म्यूजिक कंपोज करते हैं या गाना बनाते हैं या कोई चित्रकार चित्र बनाता है, वो साइलेंस में चला जाता है, साइलेंस की तलाश में वो अकेला खोजता है। जैसे आजकल हम लोग एकांतवास हो गए हैं, क्वारंटाइन हो गए हैं, तो इस तरह से, लेकिन ये तो जबरदस्ती है, ये एकांतवास जबरदस्ती एकांतवास है, जबकि क्रिएटिव नहीं। हाँ, क्रिएटिव एकांतवास जो होता है वो अलग है, बिल्कुल साइलेंस उसको चाहिए, तभी जाकर वो म्यूजिक क्रिएट करता है, या गाना बना सकता है, या पेंटर पेंटिंग कर सकता है, या एक्टर अपने कैरेक्टर के बारे में वो कुछ विश्लेषण कर पाएगा। तो साइलेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है, और साइलेंस से बड़ा संगीत कहीं भी नहीं, क्योंकि साइलेंस में ही संगीत है। इसीलिए रात में मैंने कहा कि वो जो ट्यून करने वाला हारमोनियम वाला जो है, 2 बजे रात में जब सब लोग सो जाते हैं, तब साइलेंस में उसको सही प्रॉपर सही आवाज उसको मिलती है। इससे साइलेंस का बहुत महत्व है। अपने आप में एक चैप्टर है पूरा साइलेंस, इस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। अंजना जी कुछ नहीं बोल रही है। मैं सुन रही हूँ। नहीं, आपको भी सुनेंगे, आपका मुझे आपको भी सुनना है, हम सब लोग सुनना चाहेंगे आपसे भी आने वाले दिनों में। तो मैं चाहता हूँ कि आप मतलब आपने चूंकि शोध किया है और किताबें भी निकलने वाली हैं आपकी, और आपने मुझसे भी बात किया है, ढेर सारे लोगों से, जितने भी संगीत से जुड़े हुए लोग हैं सबसे आपने बातचीत की है, और बहुत ही अच्छा वो आने वाले दिनों में रंग संगीत पे कोई किताब नहीं है, अभिनय पे है, डिजाइन पे है, सब चीज पर है, रंग संगीत को लेकर कोई किताब नहीं है। और वो आप तो उसको निकालेंगी, आपके माध्यम से वो अगर आता है, प्रकाशित होता है, तो हम सबों के लिए बड़ा अच्छा होगा और लाभान्वित होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद थिएटर के फ्रेम में संगीत को सिखाना वो कहीं छूट जाता है, क्योंकि हम गाने तक सीमित रह जाते हैं कि नाटक का गाना ठीक है, या हम गाना गवाते हैं, अलग अलग तरह के गवाते हैं, गाने अलग तरह के होते हैं। तो लेकिन जब हमें एक एक्टर को उसकी आवाज पहचानने, क्या कहते हैं, उसको समझ में आना चाहिए कि वो अपनी आवाज को कैसे पहचाने। तो इसका मतलब कि उसको ऊंचा नीचा, कोमल, ये सारी जो चीजें हैं जो बेसिकली हम लोगों ने शास्त्रीय संगीत में सीखा है, लेकिन उससे अलग जाना जरूरी है, एक नई राह बनाना जरूरी है कि जो हमने अगर क्लासिकल म्यूजिक में सीखा है उसे हम थिएटर में कैसे इस्तेमाल करें। रागदारी से अलग राग है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मुझे ये लगता है कि राग एक मेजरिंग टेप की तरह हो जाता है कि आप उसमें वो सीमित हो जाता है, तो इसके बाहर भी तो होगा, राग के बाहर भी तो कुछ होगा। अगर हम वैसे ही जैसे एक सा और रे के बीच में ढेर सारी श्रुतियां हैं और हजारों, तो उसमें उन श्रुतियों की तलाश भी होनी चाहिए, क्या है वो बीच मुझे लगता है शब्द जो है, एक अगर वाक्य है या शब्द है या हिंडोलना है शब्द, तो हिंडोलना का नेचर जो है वो स्थिर नहीं होता है, झूलता है।
तभी वो हिंडोलना है। तो इसका मतलब कि अगर हम हिंडोलना पर कुछ कहते हैं तो वो स्थिर नहीं होता है, तो उसका फॉर्म क्या होगा, म्यूजिकल फॉर्म क्या होगा उसका? वही कहीं मूवमेंट भी तो समझ में आना चाहिए, या स्थिरता समझ में आनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि तो प्ले के स्टाइल को समझ के तभी संगीत वाला संगीत बनाता है। और दूसरी बात आपने सही कही कि ट्रेनिंग बड़ा जरूरी है, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड देन परफॉर्मेंस। क्योंकि जो सबसे पहले तो हमें उसको ट्रेंड करना है एक्टर को कि तुम्हारी आवाज कैसी है, उसको ट्रेनिंग जब हो जाए देन उसको वो तैयारी करे, रियाज करे, और तब जाकर वो परफॉर्मेंस की तरफ होता है। क्योंकि ये अब 30 साल कोई देता नहीं है, 4 साल कोई देगा नहीं, राइट? तो वो आपके पास वो 21 दिन ही है, 15 दिन है, 10 दिन है। 10 दिन के वर्कशॉप में आप एक्टर को बताइएगा कि वो कैसे, इसका सुर क्या है, अपने सुर को समझेगा, नहीं समझ पाएगा, उतनी जल्दी होता भी नहीं है। उतना ही। तो इसका मतलब कि वो जो अगर हम कुछ सिखाते हैं तो वो उसी के अंदर वो आपका लय, ताल, स्वर एक चीज में आ जाना चाहिए। हाँ, मतलब उसको अपने प्ले को ठीक करना है, प्ले को अच्छा करना है, इसलिए वो 10 दिन में बेचारा क्या कर पाएगा। तो इसलिए ट्रेनिंग बड़ा जरूरी है। और 3 साल 4 साल अगर वो ट्रेनिंग ले तो तब उसको समझ में आएगी कि मेरी आवाज कहाँ है, क्या है, किस तरह। तो सही कहा आपने। और कोई? तो 40 वाला 40 का जो था सर, आज तो ये 40 मिनट अभी नहीं हुआ है कि अभी और चलेगा, ये लंबा नहीं चलाना सर, है? वही मैं कह रही हूँ कि आज हमारा सौभाग्य है कि जूम ने हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। अच्छा, क्या बात। अदरवाइज 40 मिनट में कब से वीडियो कट जाती। तो अभी अपने पास टाइम है? हाँ सर, अभी है, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया है वो। तो मुझे लगता है कि और भी किसी के मन में कोई प्रश्न है, तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न है तुम भी पूछ सकती हो, चूंकि तुम्हारे और संख्या लिमिटेड लोग हैं, ज्यादा लोग होते फिर तो ज्यादा बातें होती हैं। जी। सर, आप जो मनोवैज्ञानिक बात कर रहे थे कि जो बेसुरे हैं उनका मनोविज्ञान भी देखना बहुत जरूरी है। तो सर उसके ऊपर से मैं यही कहूँगी कि मेरी आवाज जिस तरह से माहौल में मैं बड़ी हुई थी, वहाँ बारीक आवाज की लड़कियां थी सारी, जिनकी आवाज बहुत बारीक थी, और मेरी आवाज बहुत भारी थी। तो मुझे टैग कर दिया था कि इसकी आवाज मर्दों के जैसी है। तो मैं कुछ बोलती थी तो मेरे ऊपर हंसा जाता था, और मैं कुछ गाने की कोशिश करती थी तो बहुत बुरी तरीके से मुझे वो चीज वहीं रोक दी जाती थी। कि तो मैंने कहा कि ह्यूमिलिएट करना, उसको हेय दृष्टि से देखना। हाँ, तो बोलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मैं जैसे कभी कुछ सब हमारे बीच में बन्ना बन्नी के गीत होते थे, जैसे निमाड़ में जो बहुत होते बन्ना बन्नी के गीत, सांझा होता है, तो उस सांझा में अधिकतर मुझे वही रोल मिलता था जो पुरुषों का है, मतलब मर्दों वाली कैटेगरी में मुझे रख दिया जाता था। और जब औरतों वाली कैटेगरी है तो इसलिए मुझे नहीं लेते थे कि इसकी आवाज बहुत भारी है और ये मर्दों की जैसा बोलती है, इसके लिए इसको गाने का या स्त्रियों वाला काम नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश भी करती थी, तो मुझे डर के मारे कि मैं शायद अच्छा नहीं गा सकती हूँ, या शायद मुझमें वो बात नहीं है, या मेरी आवाज बहुत मोटी है, इसलिए मुझे नहीं गाना चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आजकल वो जो टिपिकल जो लड़कियों स्त्रियों की जो आवाजें होती हैं पतले से, आजकल सिनेमा में तो मतलब टिपिकल आवाज हम लोग खोजते हैं। वो मुझे रंगमंच में आने के बाद मालूम पड़ा कि हाँ, मेरी आवाज भी थोड़ी सी अच्छी है। अच्छी है, भारी अगर आवाज है, मर्दों वाली आवाज है, तो ये हमारे थिएटर के लिए या सिनेमा के लिए भी पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि कितनी सारी गायिकाएं हैं जिनकी उनकी आवाज में खास तरह की खनक है, खास तरह का वो तो बेस है,
और वो बहुत हिट हो जाती हैं और बहुत हिट गाना हिट हो जाता है वो और लोग गाते हैं। तो हर इसका अपना सौंदर्य है। एक महिला अगर उसके पास आवाज में बेस है और मोटी आवाज है, मर्दों वाली आवाज है, उसका अपना सौंदर्य है। और एक लड़का जो पतली आवाज है, मतलब मर्द वाली आवाज नहीं है उसकी, थोड़ा उसको भी लोग चिढ़ाते हैं, क्या रे साला ये तो बड़ा स्त्रैण्य है, स्त्री वाली आवाज है इसकी, तो उसको भी चिढ़ाया जाता है एक तरफ कि इसके अंदर तो ये औरतपना है, स्त्रैण्य आवाज है, आवाज पतली सी है। तो वो भी दरअसल वो उसका अपना सौंदर्य है उस आवाज का, और मोटी आवाज का अपना सौंदर्य है। और जो आवाजें हैं ये प्रकृति प्रदत्त हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबके अपने अपने सबकी अपनी अपनी मौलिकता है, और उसको चैलेंज की तरह लेना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। तो आपने थिएटर में जब आप आई तब आपको महसूस हुआ कि नहीं, मैं जो बोलती हूँ गाती हूँ वो सही है, वो ठीक है। सर मुझे कुलकर्णी सर ने पहली बार में जब वो मुझे कुछ लाइंस देते थे तो मैं बोलने में झिझकती थी। मेरे अंदर इतना ज्यादा डर आ गया था कि मैं प्रॉपर हिंदी बोलने में भी घबराती थी। मुझे लगता था कि मुझे बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी आवाज बहुत खराब है, ऐसा समाज कहता है। कुलकर्णी सर ने मुझे कहा कि तुम ये संवाद बोलो। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं बोलते आएगा। तो क्यों? मैं कहा सर मेरी आवाज बहुत भारी है तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। तो सर ने कहा तुम पागल हो, बोले ऐसी आवाज करने के लिए लड़कियां सिगरेट पीती है और बोले तुम ये ऐसी आवाज को मना कर रही हो। ये बिल्कुल सही कहा, सुधीर कुलकर्णी जी की बात कर रही हो? जी जी जी, उन्होंने एनएचडी की वर्कशॉप ली थी। हाँ जी, अच्छा। नहीं, सही बात कहा उन्होंने, और कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हमारा काम है एक अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर आग है तो उस आग को और जला दो। हमारा काम ये होता है कि अगर मुरझाया हुआ फूल है उसको खिला दो। ऐसा नहीं कि उसको ऐसी बात कह के उसके अंदर की आग को आपने बुझा दिया, या उसके जो भी वो जो खिलने का था उसको आपने मजाक बना के उसको मुरझा दिया। तो ये आर्ट का काम नहीं है। आर्ट का बहुत बड़ा काम है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे, आपके अंदर एक जो मतलब आपको सचेत करे, आपको समझदार बनाए, आपको सजग बनाए समाज के प्रति और देश के प्रति। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये आर्ट जो है बेसिकली प्यार की बात करता है। आर्ट जो है लव की बात करता है। आर्ट जो है चाहे कोई भी है वो मनुष्यता की बात करता है, अच्छा इंसान बनने की बात करता है। और तभी मुझे लगता है कि आर्ट जो है आज जो कुछ भी दुनिया में अच्छा है, शुभ है, जो ऐसा नहीं कि हर चीज खराब है, जो कुछ भी अच्छा है वो इसलिए अच्छा है कि आर्ट जिंदा है, थिएटर हो रहा है, पेंटिंग हो रही है, कविताएं लिखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है। इसीलिए आज समाज जो कुछ भी थोड़ा ठीक है वो इसी की वजह से है। इसलिए आर्ट का काम हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब ये करना है, क्या उसको कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर डालना चाहिए। तो इसलिए तुम गा सकती हो, कोई भी गा सकता है। और मेरा ये है कि जैसे अंजना जी ने कहा ना कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको करते 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 वो तो नहीं गाएगी। और आवाज मोटी है तो ये तो तुम्हारी क्वालिटी है, ये यही तो तुम्हारी शक्ति है, ये तो इसलिए अच्छी बात है ये। तो और कोई बात? वो बोल चुके सर। मुझे मौन के बारे में पूछना था। क्या? मुझे मौन साइलेंस के बारे में पूछने वाला था, लेकिन पुंज भाई ने पूछ लिया। हाँ, साइलेंस तो मतलब साइलेंस की पोजीशन में एक्टर को लगता है कुछ हल्का संगीत हो उस पोजीशन में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और कभी कभी बिना संगीत का भी संगीत वहां रहता, पॉज हुआ और पॉज में एक्टर उस साइलेंस में
वो अपना लिटरेचर तैयार करता है, अपना कुछ भूमिका बनाता है, या वो थॉट प्रोसेस में जाता है मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो उसको अगर म्यूजिक नहीं भी मिलता है तो वो पॉज जो है वह भी संगीत है। वो जो चुप्पी है, चुप्पी में भी संगीत है एक्टर के लिए। और अगर संगीत बच जाएगा तो पॉज नहीं रहेगा, फिर वो तो पॉज को खा गया। अगर उसमें टन कुछ बजा दिया तो पॉज रहा नहीं। तो साइलेंस जो है ना, साइलेंस अपने आप में स्वर है, संगीत है, म्यूजिक है। जी एक बात पूछना थी संजय भाई। हाँ, कई बार हम ग्रुप में बातचीत करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और एक स्थिति आती है कि अचानक एक सन्नाटा आ जाता है। आपने देखा होगा, विषयांतर होने के लिए या उसी विषय में आगे बढ़ने के लिए एक अजीब सा सन्नाटा आता है। मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं थिएटर में उस सन्नाटे को कैसा उपयोग करूँ। मैं एक्टर को समझा नहीं पाता कई बार। सन्नाटा क्रिएट किया जा, कभी कभी क्रिएटेड सन्नाटा जो है कई बार अचानक हो जाता है, सारे लोग एक साथ चुप हो जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति आती है कि वो मतलब म्यूजिक की भाषा में अगर कहें हम कि ग्रेजुअली धीरे 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 संगीत बनता गया और अचानक संगीत में ही विलंबित है तो मध्य है, फिर द्रुत जाते हैं, जाके झाला वाला बजना शुरू हो जाता है, और उसके बाद अचानक झनाक से म्यूजिक खत्म होता है तो एक साइलेंस आता है, एक आता है साइलेंस। तो वो क्रिएट किया जाता है। उस तरह से भी अभिनय में भी हाँ, अभिनय में भी अभिनेता अपने अभिनय करते 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 धीरे धीरे क्रेसेंडो वो बनाता है और अचानक क्लाइमेक्स में जाके और बिल्कुल चुप्पी का। संजय जी, साइलेंस जो है एक्टर के लिए वो एलिनेशन का प्रोसेस है। इनफैक्ट अगर आप ब्रेख्त की एलिनेशन की बात करेंगे, वो एलिनेशन ये नहीं है कि आप ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए वो आप बहुत ज्यादा मेलोड्रामा जब करते हैं एक समय पर आप करते करते थक जाते हैं, और जब आप थकते हैं तब आप ऑफ हो जाते हैं। वो जो एलिनेशन है, वो जो साइलेंस है, उसका एक एग्जांपल स्पोर्ट्स में भी है। जब दो लोग बॉक्सिंग रिंग में मुक्केबाजी कर रहे होते हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ मुक्केबाजी करते हैं, और एक टाइम पर आकर जब वो थकते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और उनका कोच उन पर पानी से छिड़काव करता है, उस वक्त वो जो मुक्केबाज है वो होता, वो दरअसल एक्टर न होकर खुद मनुष्य हो जाता है, जो मनुष्य हो जाता है। देखो जो ये एलिनेशन है, इसीलिए इसको 3 हिस्सों में, एक तो आपको एलिनेट करता है, इसीलिए वो साइलेंस क्रिएट करता है। इसी तरह पोइट्री में भी इसको पोएटिक पॉज आप कहते हैं, ये पोएटिक पॉज में ही दरअसल पोएट्री है। इसी तरह ताल में भी आप कहते हैं ना कि एक खाली छोड़ दो। जब आप एक खाली छोड़ते हैं, वो क्या साइलेंस है, ताकि आप दोबारा से इनिशिएट कर सकें, कि हर चीज की शुरुआत दोबारा से होती है। इसलिए कोई चीज 1 से 10 तक नहीं पहुंचती है, आप एक से फिर 1 पर ही जा सकते हैं। इसलिए ये जर्नीज है एक्चुअली, जो साइलेंसेस हैं वो एक नई तरह की जर्नी की शुरुआत है, इसीलिए एक्टर के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और ये एलिनेशन वाला ये जो पॉइंट है तो बहुत ही सही कहा कि एक्टर जब थक जाता है तो अचानक उसको एक पॉज की मांग मतलब करता है, या स्वयं वो क्रिएट हो जाता है। थैंक यू दादा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। नहीं, मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया। नहीं, मेरा तो हो ही गया। एक नई जानकारी मुझसे न करें। थैंक यू, मैं भी देता हूँ, मेरा तो सॉल्व हो गया। और अभी कोई आए थे अभी, अमेश, आप कुछ पूछना है आपको? अमितेश, कुछ पूछना है आपको? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस एक ही सवाल था। बोलो।
हो गया हो गया सवाल? पहले पूछ चुके हो। अच्छा, पहले पूछ चुके। हाँ। ठीक है, तो इस बातचीत का क्रम यहीं पे खत्म करें या और जी, कुछ है मन में? कोई चाहता है तो कुछ? अगर कोई पूछना चाहता है और, तो विद्यार्थी मात्र एक ही दिखाई दे रहे, और विद्यार्थी नहीं है सर एक्चुअल में इतने समय तक का नेट को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें नेट बहुत लगता है। तो वो एक क्लास ले पाते हैं। अच्छा, आते गए निकलते गए ऐसा भी होता है? हाँ, कई बार चार्जिंग खत्म हो गई, कई बार मोबाइल गर्म हो गया, कई बार नेट खत्म हो गया। क्योंकि ये जो सेशन था जी, उन लोगों के लिए ही जो लोग विद्यार्थी हैं रंगमंच के, और कुछ सीनियर्स जो हैं, जो जिनके अंदर इंटरेस्ट है, वो लोग इससे जुड़ते हैं। जैसे सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि तो जो हमने बातचीत भी की तो विद्यार्थियों के को इंगित करते हुए मुझे ऐसा लगा कि विद्यार्थी लोग भी ढेर सारे होंगे और जो इसमें भाग ले। सर थे, बहरहाल सब थे, लेकिन वो उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। तो बहुत सारी बातें हो गई, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे रंग संगीत को लेकर, कि सिर्फ गाना ही गाना नहीं है, बल्कि और भी चीजें हैं जो मतलब रंगमंच के संगीत का वो सब्जेक्ट है। स्टेज पर एक टुकड़ा गिरना, एक कोई आवाज होना, वह भी संगीत है और सब सब्जेक्ट है, संगीत का सब्जेक्ट है। और पीछे बालकनी में या बाथरूम में या किचन में कोई बर्तन का ढनढनाना, वह भी विषय है रंगमंच का। तो इसलिए हाँ, पूछिए। अंशु जी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। सर मैं तो अभी गांव पे आ गया हूँ, तो साउंड की और म्यूजिक की बात हुई तो मैं प्रतिदिन बाहर जाता हूँ, जंगल है पास में, तो मैं सुनते रहता हूँ साउंड को, काफी रिकॉर्ड भी करता हूँ म्यूजिक को। अच्छा मतलब उसमें महसूस होता है हर तरीके का, चिड़िया, झिंगूर, अलग अलग तरीके से काफी सुनता हूँ और मतलब कनेक्ट हो पाता हूँ अच्छे से उसमें। चलो, जितना सुनोगे ना उतना कान मजबूत होगा और उतने सारे स्वर तुम्हारे पास आएंगे, तो संवेदनशीलता तुम्हारी बढ़ेगी, उतना ज्यादा संवेदनशील होगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत चीजें सुनते रहते हैं लेकिन कान हमारा खड़ा नहीं होता। मतलब स्थिति ये है कि मैं दिन भर में अगर कोई ऐसी आवाज अचानक आती है कान में और कान खड़ा हो जाता है कि अरे ये कौन सी आवाज आ गई, और कुछ टिपिकल सी कोई आवाज, कोई साउंड आई तो कान आपका खड़ा हो जाता है और आपका कान जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है उस आवाज को, कि इस तरह की आवाज वो क्या है, आखिर क्यों ऐसा है, और उसका क्या कोई कहानी होगी। कुछ कहता है, साउंड कुछ कहता है और वो कहानी बता, तो उसको सुनना चाहिए। और अपने आप संवेदना को, आपकी जो है उतनी ही संवेदना आपकी मजबूत होगी, उतने ही आप समृद्ध होंगे। जी सर। हाँ, अनिल सर कुछ पूछना चाहते हैं? गीतांजलि गीत जी, आपको बधाई हो, धन्यवाद आपका कि आप हमारे कान पवित्र कर दिए। आप आज एक वादा चाहिए आपसे कि जल्दी संजय भाई को बोलिए गला सही करे के बाद हारमोनियम के साथ आए, कुछ शिक्षा दें। यहीं पर हम वादा ले लेते हैं। बिल्कुल ले लीजिए, सबके सामने, सब लोग बैठे हैं। सर बोल दीजिए। तामा में बैठे हैं उधर। बंसी दादा प्रणाम। क्या हाल है? ठीक है दादा, प्रणाम है आपको। तुम बड़ी फुर्सत में लग रहे हो आजकल। सब लोग फुर्सत में दादा। अकेले ही लग रहे। सरंगी कभी कभी बज रही है ना। संजय सर से मैं वादा लेती हूँ कि हम अगली क्लास जल्दी करेंगे, है ना सर? बिल्कुल। संगीत अब व्यवहारिक हो थोड़ी। आज तो हम लोग थोड़ा ज्यादा ये हो गए, हाँ सैद्धांतिक भी था, और मतलब
होना भी चाहिए, इस तरह से भी जी, होनी। और साथ साथ अगली बार हम लोग व्यावहारिक रूप से आएंगे, जी बिल्कुल। गाना गाएंगे जी अलग अलग नाटकों के, जो क्योंकि मेरे संगीत जो है रंगमंच का वो एक तरह से कथा गायन भी है, जी नैरेटिव फॉर्म है और कथा गायकी का फॉर्म है, कहानी कहने की परंपरा अपने आ रही है बहुत ही। तो उस तरह से कैसे, और संगीत जो है एक भाषा की तरह है, जो लगता है कि बोल रहे हैं, कारंजी जी जैसे बोलते थे ना, उसी बात से हम लोग समाप्त करेंगे कि ऐसा बोलो जैसे लगता है गा रहे हो, ऐसा गाओ लगता है कि बोल रहे हो। तो इस तरह के कुछ संगीत कंपोजिशन रचनाएं जो हम लोगों ने की है उसको सुनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, और बिल्कुल हारमोनियम लेकर आएंगे, बैठेंगे और खूब गाएंगे, और अलग अलग रेफरेंसेज, अलग अलग नाटकों के गाने को हम लोग गाएंगे, मैं वादा करता हूँ। जी सर, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। तो समाप्त करें यहीं पे। जी सर, आप सबों को बहुत, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बंसीदा आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजना जी, पुंज प्रकाश, ओम भाई, फिर हमारे जयंत देशमुख साहब, उसके बाद ओम भाई, ये सारे लोग आप लोगों ने सुना, बसंत जी और गीतांजलि, अमितेश, तो आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बार बार मैंने भी सुना है। डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद देंगे। डॉक्टर साहब चलिए डॉक्टर साहब धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए आप तो तिहाई में चलते हैं। चलिए डॉक्टर, बहुत अच्छा रहा। इनकी तिहाई के बाद ही साइलेंस आता है, इनकी तिहाई के बाद ही। तो चलिए, तो धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। इसको